अस्सलाम वालेकुम डियर्स, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीपीसी लेक्चरशिप फिज़िक्स का पेपर 2022 का। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसको। और इस पेपर में जो कुछ स्टेटमेंट्स थी क्वेश्चन की वो काफ़ी लेंथी थी, तो जिन लोगों ने पेपर दिया और उनको जितने भी वो स्टेटमेंट याद थी, ऑप्शन याद थी, तो वही है इस पेपर में हमारे पास। तो इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, बैट्स यूज वेव्स टू सी सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेडियो वेव्स। तो हमारे पास जो चमगादड़ है वो कौन से वेव्स को यूज करके देखती हैं। तो हमारे पास क्या है कि बैट्स नेविगेट एंड फाइंड इंसेक्ट्स प्रे यूजिंग echolocation. They produce sound waves at frequencies above human hearing called ultrasound. The sound waves emitted by bats bounce off objects and their environment. So जो birds हैं चमगादड़ है वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करती हैं देखने के लिए। So birds use ultrasonic waves to see. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.1 एक्सपोनेंशियल 6, ये एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और ये हमारे पास इसके साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो एसोसिएट जो करती है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एच लैम्डा इक्वल टू एच और एम वी। तो इसमें एच प्लांक कांस्टेंट है 6.67 एक्सपोनेंशियल -34 जॉल सेकंड, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल -34 और वी जो है हमारे पास ये जो गिवन स्पीड है हमारे पास 2.1 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस ये पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3.5 यानी 45 एक्सपोनेंशियल -10 आएगा, यानी जो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 एंगस्टन इसका आंसर आएगा। और ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में ये रैंडमली है, ये पेपर में इस तरतीब से नहीं थे, तो जिस तरतीब से याद थे स्टूडेंट्स को वो इसी तरतीब से ये है। तो पेपर में इस तरतीब से क्वेश्चन नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो सी है 3.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3.5 एक्सपोनेंशियल 10 यानी 5 एंगस्टन के। नेक्स्ट है हमारे पास 3 यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज इक्वल टू, जो यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल वो हमारे पास किसकी इक्वल है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, नन ऑफ दीज। तो पास्कल जो है हमारे पास प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का हमारे पास न्यूटन और एरिया के मीटर पर सेकंड, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 बर्नौली इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और इसके अलावा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास का है। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटीज, जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है। तो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो ये हमें याद होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशनल अर्थ की फील्ड से मिनिमम स्पीड जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है एस्केप करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और इसको हम फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू 0 इस फार्मूले से। और ये हमारे पास फार्मूला, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी एस्केप इज इक्वल टू जी एम और आर अंडर रूट, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर है हमारे पास। तो वी एस्केप हमारे पास यहां से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 6, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने बताना है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो AMU में हमारे पास है 1.00865 AMU। तो ये हमने याद रखनी है। तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00727 AMU, न्यूट्रॉन का 1.00865 AMU, इलेक्ट्रॉन का 0.00055 AMU है एटॉमिक मास यूनिट। सो यहाँ हमारे पास न्यूट्रॉन का पूछा गया, तो जो कि वो हमारे पास 1.00865 AMU है। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, व्हाट नेचुरल लाइट इज फाउंड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारे पास लाइट के किस नेचर के बारे में बताती है। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, पार्टिकल नेचर।
कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया और पेयर प्रोडक्शन, ये हमारे पास पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है ये हमारे पास वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। सो ये हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हमारे पास 8 e पावर आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इज एलियर फार्मूला, टेलर फार्मूला, मैक्लॉरन फार्मूला और नन ऑफ दिस। सो जो ये है e पर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये हमारे पास एलियर फार्मूला है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ एज डिस्क्राइब बाय लेंज लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओम्स लॉ या फैराडे लॉ। सो जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है ये हम फाइंड करते हैं लेंज लॉ से। ऑप्शन ए हमारे पास है कि जो लेंज लॉ है यूज फॉर डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, इवन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए भी यूज है। सो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड such that it opposes the induced change by changing the magnetic field. So ये हमारे पास यूज होता है एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डेल 5 और डेल टी हमारे पास है। जो 5 एप्सिलॉन है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है, डेल बी हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। सो ये हमारे पास जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ के लिए यूज होता है वो हमारे पास लेंज लॉ है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल एफ। सो जो जनरेटिंग फंक्शन है लेजेंडर पोलिनोमियल का वो हमारे पास है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 11 है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इंडक्शन बी एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो ये हमने रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ई और बी के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है कि ई होता हमारे पास क्या है कि ई और बी इक्वल टू सी इक्वल टू, यानी ये हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर जो कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई और बी इक्वल टू ओमेगा और के इक्वल टू वी इक्वल टू सी। ये असल में हमारे पास पूरी इक्वेशन सॉल्व करने से आती है। ये हमारे पास इक्वेशन है वो जो मैक्सवेल इक्वेशन है इन इलेक्ट्रो ईएम वेव्स के लिए। तो ये यहाँ उससे ये हमारे पास रिलेशन आता है कि ई और बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और बी हमारे पास ये वाला होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी ई, और यहाँ से हमारे पास जो वी स्क्वायर है ये हमारे पास यानी वी है वो आ जाता है अंडर रूट 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो जो कि हमारे पास फिर सी के इक्वल आ जाता है। ये मैक्सवेल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है। सो इसमें हमारे पास जो है E इक्वल्स टू सी बी, ऑप्शन ये हमारे पास E इक्वल्स टू सी बी, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है, E इक्वल्स टू सी बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 12 है हमारे पास बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला इज। तो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला जो है वो हमारे पास है S इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा, ऑप्शन ए है इसमें हमारे पास है S इक्वल टू के लॉग ओमेगा। सो एंट्रोपी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट, जो W है या ओमेगा है हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है। दिस इक्वेशन इज नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला relates the microscopic details or microstates of the system via W to its macrostates via entropy S. So ये दो हमारे पास microstate और macrostate को relate करता है। It is the key idea of statistical mechanics. In closed system, entropy never decreases. So in the universe, entropy is irreversibly increasing. In an open system, for example, a growing tree, entropy can decrease and order can increase, but only at the expense of an increase in the entropy somewhere else, for example in sun. So W is the number of microstate consistent with the given macrostate. In short, the Boltzmann formula shows the relationship between entropy and the number of waves the atom or molecules of the thermodynamic system can be arranged. So ये S और W जो हमारे पास एंट्रोपी फार्मूला है ये हमारे पास मैक्रोस्टेट यानी कि हमारे पास एंट्रोपी और जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है थर्मोडायनामिक सिस्टम में इसको अरेंज करने के लिए जो हमारे पास रिलेशन है इसको ये डिस्क्राइब करती है। सो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला हमारे पास S इक्वल टू के लॉग W है।
नेक्स्ट हमारे पास 13 द फ्री और एम्प्टी स्पेस इन एफसीसी यूनिट सेल। जो फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर है यूनिट सेल है उसमें हमारे पास कितनी फ्री स्पेस होती है। अगर हम देखें जो हमारे पास फेस सेंटर्ड की एफिशिएंसी है एफसीसी की वो 74% है। सो 100 से हम अगर इसको 74 को माइनस करें तो रिमेनिंग जो है हमारे पास जो सेल है वो एम्प्टी होता है। सो 26% इन 26 100 माइनस 74 करते हैं तो 26 आता है। इन 26% हमारे पास जो सेल है वो एम्प्टी आता है। सो हमारे पास फ्री और एम्प्टी स्पेस या इसको हम वाइट स्पेस भी कहते हैं वो हमारे पास 26 है। और एमसीक्यूज इसी तरह आता है और इसमें ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दीज था। ठीक है, क्योंकि 74% ये हमारे पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन है। सो ऑप्शन इसमें जो फ्री स्पेस है वो 26% है। इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास 14 If the focal length of convex lens is 50 centimeter, then its power is। हम पावर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी P इक्वल्स टू 1/f। तो इससे हम जब ये को सॉल्व करते हैं पावर ऑफ लेंथ इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। सो कन्वेक्स लेंस विद 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज अ पावर ऑफ 1.05 डायोप्टर और 2 डायोप्टर। सिंस कन्वेक्स लेंस है तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो ये 2D आ जाएगा, पॉजिटिव 2D। सो इसका जो ऑप्शन है ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है F2 पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो वायर है जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। सो इफ टू वायर पैरेलल वायर कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर whereas two parallel wire carrying current and same direction attract each other। सो यहाँ अपोजिट का जिक्र है तो ये हमारे पास रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 16 डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू रो माइनस रो और एप्सिलॉन इज लैप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, एलियट इक्वेशन और नन ऑफ दीज। सो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास बी है करेक्ट है कि हमारे पास डेल स्क्वायर v और माइनस रो और एप्सिलॉन ये हमारे पास पॉइसन इक्वेशन है। Poisson equation states that the Laplacian of the electric potential field is equal to the volume change density divided by the permittivity with the change of sign। So ये हमारे पास Poisson equation ये हमारे पास बताता है कि Laplacian जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का है वो इक्वल होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का और डिवाइड करते हैं इसको हम परमिटिविटी से। सो ऑप्शन इसमें हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी or straight lines inclined in angles of 30 and 60 where the time exists then ratio of their velocity va और vb is। ये हमारे पास टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, उसका हमारे पास दो पार्टिकल है ए एंड बी जो कि 30 और 60 का एंगल बना रहे हैं टाइम एक्सिस के साथ। वेलोसिटी का हमने फाइंड करना है इसका रेशियो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास सिचुएशन है कि ये टी है और ये एस है, वेलोसिटी टाइम है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, ये 30 का एंगल और ये 60 का, दो पार्टिकल हैं ए और बी। सो जो v है dx यानी वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राम है तो हमारे पास वेलोसिटी आएगा, dx और dt हमारे पास स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया। सो va और vb इक्वल टू स्लोप ऑफ a, जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है हमारे पास यहाँ पर स्लोप ऑफ a और स्लोप ऑफ v। सो स्लोप जो इक्वल होता है वो हमारे पास tan थीटा के। सो va और vb इक्वल टू tan 30 डिवाइड बाय tan 60 1/√2 डिवाइड बाय √3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/3 या 1:3 आएगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो सी ऑप्शन है 1/3। सो ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 18 है इन ऑर्थोरोम्बिक एंगल्स आर। एंगल्स हमारे पास जो ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बनता है। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है। ये हमारे पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यूबिक में हमारे पास अल्फा बीटा गामा 90 के, टेट्रागोनल में भी अल्फा बीटा गामा 90 के और आर्थोरोम्बिक में भी अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होते हैं एंगल। फर्क इनमें क्या होता है साइड का, क्यूबिक में तीनों इक्वल होते हैं, टेट्रागोनल में हमारे पास तीसरा अनइक्वल होता है, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल होते हैं। सिमिलरली हमारे पास रोम्बिक या ट्राइगोनल में हमारे पास जो गैमा नॉट इक्वल टू 90 होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। हेक्सागोनल में हमारे पास दो साइड इक्वल, तीसरा अनइक्वल होता है। दो एंगल अल्फा और बीटा हमारे पास 90 के इक्वल होता है और गैमा 120 का होता है। मोनोक्लिनिक में हमारे पास अल्फा और गैमा जो इक्वल होते हैं 90 के, मगर बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। साइड तीनों अनइक्वल होते हैं
ट्राइक्लिनिक में हमारे पास तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, यानी तीनों एंगल भी 90 के इक्वल नहीं होते और तीनों साइड भी आपस में अनइक्वल होते हैं। सो हमसे ऑर्थोरोम्बिक का पूछा गया था, तो ऑर्थोरोम्बिक के एंगल का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा 90 के इक्वल होता है, साइड और तीनों अनइक्वल होते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास फिर ए करेक्ट है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। नेक्स्ट हमारे पास 19 है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास 0.053 नैनोमीटर और 0.53 एंगस्ट्रम यानी एक्सपोनेंशियल -10 या 5.3 एक्सपोनेंशियल -11 मीटर भी आप कह सकते हैं। तो ये 0.053 नैनोमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 20, बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज। तो ये हमारे पास फार्मूला गिवन है और कहा गया है कि कौन सा लॉ है, ये कौन सा बायोट-सेवर्ट लॉ, फैराडे लॉ, गॉस लॉ और नन ऑफ दिस। सो ये जो ऑप्शन, ये हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ है, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 21 है, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट का असल में हमसे लाइफ टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ एन मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, ये मेटास्टेबल स्टेट का जो हमारे पास है लाइफ टाइम है। तो मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास इसकी लाइफ टाइम, तो जर्नल हमारे पास किसी भी एटम के हमारे पास ना 3 स्टेजेस होते हैं, ग्राउंड स्टेट होता है, मेटास्टेबल स्टेट होता है और एक्साइटेड स्टेट होता है। तीनों की जो लाइफ टाइम होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। ग्राउंड स्टेट में एटम जो होता है न्यूक्लियस सराउंड बाय इलेक्ट्रॉन विच ऑक्युपाई शेल ऑर्बिट और वेरिंग ग्राउंड लेवल्स, और ये हमारे पास जो लोएस्ट एनर्जीज होती है उसमें है। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट और एटम टेम्परेली प्रेजेंट इन दिस स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास टेम्परेली प्रेजेंट होता है, बट एनर्जी इन द एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द energy of the atom in excited state. The atom gets extra energy by absorbing the photon or collides with nearby atom. Lifetime for electron for an atom in excited state is exponential हमारे पास कितनी होती है, एक्सपोनेंशियल -7 के करीब है। इसमें एक्सपोनेंशियल -7 सेकंड है एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम एटम की। मेटास्टेबल स्टेट ये हमारे पास लाइक करता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान वाला है, और ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब सम एनर्जी टू गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेट। फॉर एन एक्साइटेड स्टेट इट लूज सम एनर्जी एंड बिकम्स एन मेटास्टेबल स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट में हम कुछ थोड़ी एनर्जी हम हमारे पास देते हैं, मिलती है एटम को, तो वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के बाद थोड़ी एनर्जी वो हम रिलीज करता है, लूज करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है, और इसकी जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3 सेकंड है। एक्सपोनेंशियल 3 सेकंड, जो कि हमसे एमसीक्यूज में पूछा गया है कि मेटास्टेबल स्टेट की लाइफ टाइम कितनी है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3 सेकंड है। इसको डायग्राम में इस तरह ये हमारे पास है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। लाइफ टाइम हमारे पास एक्सपोनेंशियल -7 है सेकंड, और ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए जो एटम है वो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में आता है, जिसकी लाइफ बहुत ही कम है, यानी एक्सपोनेंशियल -3 सेकंड है। यहाँ से हमारे पास फिर हम कहते हैं कि जो एनर्जी लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट की वो एक्सपोनेंशियल -3 सेकंड है। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी 10 एक्सपोनेंशियल -3 सेकंड। नेक्स्ट 22 है, हाउ डज द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो काय है सस्टेबिलिटी है वो हमारे पास किस तरह चेंज होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, एक काय इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम के। ऑप्शन हमारे पास जो बी है, इसमें ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन है। Each atom has a magnetic moment which is randomly oriented as such normal the result of thermal ignition. The application of magnetic field creates a slight alignment of these movement and has low magnetization in the same direction as the field applied. As the temperature increase, the thermal ignition increase and has become harder to align the atomic magnetic movement and has the susceptibility will decrease. ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। So this behavior is known as क्यूरी लॉ। इसको हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं। जो हमारे पास क्यूरी लॉ है, यानी काई इक्वल टू सी ओवर टी।
सो सी इज द मटेरियल कांस्टेंट नोन एज क्यूरी लॉ कांस्टेंट। सो पैरामैग्नेटिक के लिए हमारे पास जो है काई जो है हमारे पास सब्सिबिलिटी वो इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है, और काई एम इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन के लिए सी और टी है जो जिसको हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं। सो इसमें हमारे पास फिर ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 23। लेंज लॉ is the manifestation of angular momentum conservation, conservation of energy, conservation of mass or none of above। सो ये हमारे पास जो लेंस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। सो लेंस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ conservation of energy. The induced EMF produce a current that opposes the change in flux because a change in flux means a change in energy. We can use Lenz law to determine direction of induced magnetic fields, currents and EMF. So ये हमारे पास पहले भी MCQs आ जाएगा कि हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हमने एक MCQs पढ़ा है कि करंट इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF की डायरेक्शन को किस लॉ के थ्रू हम फाइंड करते हैं, तो वो भी हमारे पास लेंज लॉ है। The direction of induced EMF always opposes the change in the magnetic flux that caused the EMF, a result known as Lenz law। ये हमारे पास लेंज लॉ की डिफिनेशन है। सो लेंज लॉ हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 24। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन है। अब यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन वाट, जूल, पास्कल, नन ऑफ दीज। सो वर्क डन की हमारे पास जो यूनिट है वो दोनों है, जॉल भी है और इलेक्ट्रॉन वाट भी है। जॉल जो है हमारे पास ऐसा यूनिट है, मगर आप नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन वाट में हम वर्क फंक्शन को लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वाट जो होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जॉल की इक्वल होता है। सो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन वाट यूज करते हैं और SI जो यूनिट है वो हमारे पास जॉल है। नेक्स्ट 25 है। इन विच सर्किट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर्स। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, नन ऑफ दीज। सो हमारे पास देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लॉक प्लस जनरेशन फंक्शन सर्किट। एस्टेबल हमारे पास क्या है, अ फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर दैट हैज नो स्टेबल state but switches continuously between 2 states. This action produces a strain of square wave plus pulses at a fixed known frequency. फिर हमारे पास है मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल में हमारे पास क्या है, अ वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर दैट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट एज वंस एक्सटर्नल ट्रिगर एट रिटर्न्स बैक टू इट्स फर्स्ट स्टेबल स्टेट। और जो हमारे पास बाइस्टेबल होता है फ्लिप फ्लॉप दैट हैज 2 स्टेबल states producing a single pulse either high or low in value। अच्छा, ये मोनोस्टेबल हो गया और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है इनको जब जरूरत होती है तो इनको ट्रिगर देते होते हैं, ट्रिगर की एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये जो एस्टेबल है ये हमारे पास फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर है, यानी इसमें हमारे पास एक्सटर्नल जो वाइब्रेटर है एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि इन विच सर्किट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर्स, तो वो हमारे पास ऑप्शन ए है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 26 है। The ground state energy of harmonic oscillator is h cut omega, half h cut omega, 3/2 h cut omega or none of these। सो हमारे पास जो जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी का फार्मूला है E = n + हाफ h कट ओमेगा। सो n हमारे पास 0 1 2 3 है और फॉर ग्राउंड स्टेट जब n को हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो एनर्जी जो E0 है ग्राउंड स्टेट की वो हमारे पास रह जाती है हाफ h कट ओमेगा। सो जो ग्राउंड स्टेट की हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो हमारे पास हाफ h कट ओमेगा रह जाती है, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स के अप्रोच के थ्रू, क्लासिकल अप्रोच हमें यही कहता है कि लोएस्ट एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट की वो हमारे पास मिनिमम, यानी जो लोएस्ट एनर्जी है वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। मगर जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम अप्रोच के थ्रू फाइंड करते हैं एनर्जी तो वो हमारे पास हाफ h कट ओमेगा आती है। सो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 27 है। A uniform wire of length L and diameter D has resistance R. Another wire of same material has length 2L and diameter half. Its resistance will be। सेम वायर है, सेम मटेरियल के लेंथ को हमने डबल कर दिया और जो डायमीटर है इसको हमने हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास रो L और A है, रो हमारे और ये हमारे पास पाई R स्क्वायर आ गया और जो R होता है वो हमारे पास D और 2 है, डायमीटर का हाफ होता है। सो D और 2 R का स्क्वायर D का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ से हम पुट कर लेंगे वैल्यू
एल को हमने डबल किया है, 2L किया है, और डायमीटर को हमने हाफ किया है। सो ये हमारे पास अगेन 4 आ जाएगा, और ये 2, ये हमने बाहर निकाला है तो ये 2, और ये हमारे पास जो 4 आ रहा है इसको हम ऊपर लेके गए हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गए, और ये रो 4L डिवाइड पाई आर डी स्क्वायर, ये हमारे पास वही आर की वैल्यू है। सो ये हमारे पास आर प्राइम जो न्यू आर आएगा रेजिस्टेंस 8 आर की इक्वल आ जाएगा यहाँ से। सो हम कह सकते हैं कि जब भी हम मटेरियल का वायर का सेम मटेरियल का वायर हो उसके हमारे पास लेंथ डबल कर दें और रेजिस्टेंस और जो हमारे पास डायमीटर है हाफ कर दें, जो रेजिस्टेंस आएगी वो हमारे पास 8 आर की इक्वल आएगी। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 28, इन विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो आइसोकोरिक जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास वॉल्यूम सेम कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट। आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर होता है। सो जो हमारे पास इन थर्मोडायनामिक्स आइसोकोरिक process also called constant volume process or volumetric process or isometric process is a thermodynamic process during which the volume of a closed system undergoing such a process remain constant। so ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है, प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास वॉल्यूम इसका सेम आ रहा है। सो जो ऐसा हमारे पास सिस्टम जिसका हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट सेम हो, कांस्टेंट हो, वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट हो तो वो आइसोकोरिक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 29 है, एज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जैसे ही हमारे पास वेवलेंथ रेडिएशन की डिक्रीज होती है तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या करती है, फर्स्ट इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है ब्लैक बॉडी की। सो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है पहले इंक्रीज कर जाती है फिर डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 30 है, द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो कौन से टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितना होता है, कौन से टेम्परेचर से हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड हो, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो साउंड जो स्पीड है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये इस तरह का कोई हमारे पास एमसीक्यू था इससे रिलेटेड। सो जो हमारे पास टेम्परेचर है ये इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। सो जब हमारे पास यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है हीट, तो मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर जो है हमारे पास इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये ज्यादा फर्स्ट वाइब्रेट करने लग जाते हैं। मॉलिक्यूल वाइब्रेट फर्स्ट, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल मोर क्विकली। द स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है फर्स्ट, then 331 meter per second, which is the speed of sound of air at freezing temperature. Formula to find the speed of sound in air as follows। ये हमारे पास फार्मूला है v equal to 331 plus 0.6 meter per second per coulomb multiply t। so v is the speed, t टेम्परेचर है एयर में, और ये हमारे पास जो फार्मूला निकलता है ये हमारे पास वही फार्मूला है कि v equals to gamma p divided by rho whole under root। v equals to gamma p डिवाइड बाय रो होल अंडर रूट का जो फार्मूला है ये, इससे हम उसको आगे सॉल्व करके ये हमारे पास फार्मूला आता है ये वाला। तो ये हमारे पास बताता है कि जब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, ये जब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट फ्रीजिंग पॉइंट 331 हो, इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं हर एक सेल्सियस पे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज करता है। यानी जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट से 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज आती है वो हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 331 मीटर पर सेकेंड जब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट में स्पीड हो, तो इसके अलावा इसके जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। सो 331 हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर है और हर एक राइज इन 1 सेल्सियस की राइज पे 0.6 मीटर पर सेकेंड टेम्परेचर राइज करता है। सो ये हमारे पास 331 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 31, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर फ्यूजन रिएक्शन। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन के लिए है पर न्यूक्लियर वो इंक्रीज करती है, विल इंक्रीज एंड सम ऑफ द मेस विल बी कन्वर्टेड इनटू रिलीज एज एनर्जी। फिशन प्रोसेस आल्सो रिलीज energy when heavy nuclei decompose into lighter nuclei. The driving force behind fission and fusion is for an atomic nuclei to become more stable. So binding energy जो है हमारे पास वो फ्यूजन रिएक्शन के लिए पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है,
ये हमारे पास आयरन की जो हमारे पास रेंज है कि आयरन ग्रुप जो है हमारे पास आइसोटोप आर मोस्ट टाइटली बाउंड। तो यहाँ तक हमारे पास ये आयरन का वो रेंज है, यहाँ तक हमारे पास वो फ्यूजन रिएक्शन है, और यहाँ हमारे पास फिर फिशन रिएक्शन आगे स्टार्ट हो जाता है। ये यील्ड फॉर न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी है, मेस नंबर है। सो ये हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 32 है द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज इनहेलेशन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिफिकेट और नन ऑफ दीज। सो जो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है। ऑप्शन इसमें हमारे पास जो बी है करेक्ट है। When a photon strike a heavy nucleus, it disintegrates and produce a pair of electron and positron. Electron and positron always move to an opposite direction so that the momentum is conserved. This phenomenon is called पेयर प्रोडक्शन और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन जो हमारे पास बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इनहेलेशन में हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं और वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जब एक खास फ्रीक्वेंसी की हमारे पास लाइट हम फॉल कराते हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मेटल सरफेस है। सो ये पेयर प्रोडक्शन है हमारे पास। ऑप्शन जो बी है ये मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट 33 है for the same speed of wave if the wavelength is half the frequency will। हमारे पास वेवलेंथ को हमने हाफ किया है, फ्रीक्वेंसी वेव की हमारे पास क्या होगी f 2f हाफ f और नन ऑफ दीज। सो v इक्वल टू f लैम्डा होता है और f इक्वल टू v और लैम्डा होता है। सो लैम्डा को जब हम लैम्डा और 2 यानी हाफ पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास f इक्वल टू 2 इंटू v और लैम्डा आ जाता है और f और v और लैम्डा हमारे पास f की इक्वल। सो ये हमारे पास f जो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है वो 2f की इक्वल हो जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास सॉरी बी हमारे पास इसमें करेक्ट है कि हम जब वेवलेंथ हाफ करते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम स्पीड के लिए डबल हो जाती है। ऑप्शन बी 2f करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 34 द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज। कोन का हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h ओवर 3। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, पाई आर स्क्वायर h और 3। एक किस तरह जनरल हमारे पास एमसीक्यूज पूछा जाता है, कभी वो स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछ लेता है, कौन को पूछ लेता है या एरिया पूछ लेते हैं। तो ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं जो जर्नल इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोपॉइड हो गया, इनके वॉल्यूम्स। तो ये हमारे पास इसमें ये पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पाई आर स्क्वायर h और 3 ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 35 at what speed the relativistic length becomes half of its original length or proper length। so हमारे पास किस स्पीड पे हमारे पास जो relativistic length है वो हाफ हो जाती है ओरिजिनल या प्रॉपर लेंथ के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे कि L इक्वल टू एल नॉट, जो हमारे पास फार्मूला है लेंथ रिलेटिविस्टिक लेंथ के लिए L इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो लेंथ हमारे पास ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर एंड मोशन रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, एल नॉट हमारे पास प्रॉपर लेंथ है। सो एल को हमने हाफ करना है तो एल इक्वल टू एल नॉट ओवर 2 आ जाएगा। सो इसमें अब एल की जगह एल नॉट ओवर 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये एल और ये एल नॉट ओवर 2 का एल नॉट ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू ये 1 ओवर 2 रह जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 3 और 4। यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर 3 और 4 सी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा और अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, वी इक्वल टू 3 और 4 का हमारे पास 2 आ जाएगा। सो अंडर रूट 3 और 2 सी स्क्वायर और वी इक्वल टू 0.866 आ जाएगा। सो वी इक्वल टू अंडर रूट 3 और 2 सी स्क्वायर हम जब हमारे पास स्पीड होगी वेलोसिटी होगी तब हमारे पास उसके हाफ की इक्वल आ जाएगा। सो दस एट अबाउट 86.6% द स्पीड ऑफ लाइट और 3 एक्सपोनेंशियली जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी कंट्रैक्टेड टू हाफ इट्स प्रॉपर लेंथ। बोथ एल एंड एन नॉट आर मेजर्ड इन पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक साथ इसको हम मेजर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो पूछा गया कि हाफ करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट 3 और 2 सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सो अंडर रूट 3 और 2 सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर ये सी है, अंडर रूट लेते हैं तो ये सी स्क्वायर नहीं है, ये सी आ जाएगा, यानी वी इक्वल टू अंडर रूट 3 और 2 सी 0.866 सी। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट। हमारे पास है 36
If number of turns of coil are double, then self inductance is half, double, 4 time or none of these. तो सेल्फ इंडक्टेंस का हम फार्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू, सिंपल हमारा फार्मूला ये N इक्वल टू L इक्वल टू N फाइव और I, मगर हम जब पूरा फार्मूला देखते हैं वैल्यू पुट करके तो हमारे पास आता है N नॉट म्यू नॉट 5 N स्क्वायर और डिवाइड बाई 2. सो डबलिंग N हम जब करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस N2 पुट करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वो 4 टाइम हो जाती है, यानी 4 टाइम. तो ऑप्शन जो सी है इसमें हमारे पास डबलिंग नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से जो इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस वो 4 टाइम. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है 37. The number of atom per lattice point and BCC body center cubic is 2, 4, 8. Body center cubic में number of atom per unit cell या per unit lattice point हमारे पास कितने हैं, तो उसको हम फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है. फार्मूला हमारे पास है N इक्वल्स टू N इंटू बॉडी प्लस फेस और 2 प्लस कॉर्नर और 8. तो अब बॉडी सेंटर है तो इसमें हमारे पास N यानी बॉडी पे कितने एटम हमारे पास लोकेट करेंगे, एक एटम ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड वाला है, प्लस फेस सेंटर्ड नहीं है ये हमारे पास, तो फेस पे कोई भी इसका वो नहीं है हमारे पास एटम, तो वो 0 हो जाएगा. और कॉर्नर पे हर कॉर्नर पे एक एक है तो टोटल 8 कॉर्नर डिवाइड बाई 8 यानी 8 मल्टीप्लाई 1/8 जो कि हमारे पास, तो ये 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएंगे. जो सिंपल है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, बॉडी में 2 होते हैं, और फेस सेंटर का भी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं. फेस सेंटर में हमारे पास बॉडी पे 0 हो जाएगा, फेस पे हमारे पास देखो फेस 6 फेसेस बनते हैं, 1 2 ये 3, बैक साइड 4, ये फ्रंट साइड 5 और डाउन साइड 6. तो 6 और 2 करेंगे तो 3, और ये हमारे पास कॉर्नर 8 कॉर्नर पे हमारे पास लोकेट कर रहे हैं 1 2 3 4, और ये 1 2 3 और ये 4, चारों कॉर्नर पे 8 हो जाएंगे. तो 8 डिवाइड बाई 8 1, और फेस वाली जो 3 हमारे पास 6 और 2 यानी 3 + 1 4 बनते हैं. और इसी तरह हम हेक्सागोनल की भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ये फार्मूला है, और उसके हमारे पास तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास इसमें फिर क्या हो गए, 2 हो गए. ठीक है, बॉडी सेंटर में सिंपल में 1 है हमारे पास, बॉडी सेंटर में हमारे पास 2 है, फेस सेंटर में हमारे पास 4 है. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन ए है. नेक्स्ट हमारे पास है 38. A free falling body having mass 1 kg, a velocity 8 meter per second hits the ground and bounce back with 6 meter per second. Find the change in momentum. Change in momentum हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे del p इक्वल्स टू m इंटू vf माइनस vi. सो मैस हमने 1 लिया है, 1 इंटू -6 -8 फाइनल वेलोसिटी -6 हो गई, और v फिर माइनस vi इनिशियल फिर -8 हो गई, तो -6 -8 हमारे पास -14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. अब क्योंकि ये हमारे पास जो बाउंस वेलोसिटी है ये हम नेगेटिव लेंगे, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है. 2 डायरेक्शन है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 डायरेक्शन होंगे, एक को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरे को नेगेटिव. तो इसके लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो -14 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट हमारे पास है 39. बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करेक्टली एक्सप्लेन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो बोर जो मॉडल है वो हमारे पास एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, और इसमें और 1-2 ऑप्शन भी ये है, और इसके टोटल 3 पोस्टुलेट है, उसमें एक ये भी है कि एनर्जी लेवल को हमारे पास बताता है. तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 40. व्हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन द इनर वॉल्स ऑफ थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क की जो वैक्यूम होती है इनर वॉल में वो क्यों होती है, तो वैक्यूम जो क्रिएट होती है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो इनर्स होती है, सो द वैक्यूम बिटवीन द 2 वॉल्स प्रिवेंट हीट बीइंग ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड बाय कंडक्शन एंड convection, because for conduction medium molecules is required, but no medium is absent. But now a medium is absent with very little air between the walls. There is almost no transfer of heat from the inner wall to the outer wall by convection. So ये हमारे पास जो दो वॉल्स के दरमियान ये जो वैक्यूम क्रिएट की गई, इसका पूछ रहे हैं कि क्यों क्रिएट किया जाती है. सो ये हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए बाय फिनोमेना ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन के फिनोमेना से. सो जो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है.
नेक्स्ट हमारे पास है 41. अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द कार थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट विल फॉल. तो अगर इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन के लिहाज से लें तो ये हमारे पास क्या है कि जब कार, वो जो पर्सन है कार के ऊपर स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है, तो अगर हम रिलेटिव मोशन के लिहाज से लें तो कार जब आगे की तरफ मूव करेगी और जितने टाइम में हमारे पास बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम में हमारे पास जो कार है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी. तो इस लिहाज से हमारे पास बॉल जो है बिहाइंड हैम यानी उसकी बंदे के पीछे, उस पर्सन के पीछे हमारे पास जो होगी ड्रॉप करेगी, फॉल करेगी. मगर अगर हम इसको देखें फ्रेम के लिहाज से, इनर्शियल अनएक्सेलरेटेड फ्रेम के लिहाज से, तो क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो बॉल है वो इन द हैंड ऑफ थ्रोअर गिरेगा. या अगर इसमें हम एयर फ्रैक्शन को निगलेक्ट भी हम कंसीडर करें, निगलेक्टिंग द एयर फ्रैक्शन, तो भी हमारे पास जो बॉल होगा वो थ्रोअर के हैंड में, जो पर्सन जिसने बॉल को ऊपर थ्रो किया है उसकी हाथ ही में गिरेगा. सो इस लिहाज से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसमें ये हमारे पास ऑप्शन अगर हम रिलेटिव मोशन के लिहाज से देखें तो ये है हमारे पास बिहाइंड है, और अगर हम उसको नॉन एक्सेलरेटरी इनर्शियल फ्रेम वगैरह उस फ्रेम के लिहाज से कंसीडर करें तो ये फिर हमारे पास, या एयर फ्रैक्शन को निगलेक्ट करें तो हमारे पास थ्रोअर के हैंड में ही गिरेगा. तो फिर उस लिहाज से हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है. नेक्स्ट हमारे पास है 42. एन यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन. तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है यंग्स डबल स्लेट, वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लेट, वेवलेंथ, सेपरेशन बिटवीन स्लेट्स और ऑल ऑफ दीज. सो जो फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल वाई है वो हमारे पास डिपेंड करता है एल लैम्डा एल डिवाइड बाई डी, यानी वेवलेंथ भी करता है, लेंथ भी करता है और डी सेपरेशन भी करता है. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज. ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट हमारे पास है 43. द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ. तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइंग फॉर फॉलिंग, टाइम ऑफ फॉलिंग पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 44 है. इफ द बॉडी थ्रो इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज. जीरो है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम, इस तरह के ऑप्शन थे. ऑप्शन कंफर्म नहीं है और डी ऑप्शन भी था. तो इसमें हमारे पास ये है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे है वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी वो हमारे पास जो ए है वो जी की इक्वल, यानी ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसके ऑप्शन यानी कंफर्म नहीं है. तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो ए इक्वल टू जी, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसमें फिर ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट हमारे पास 45 है. द यूनिवर्स लुक्स सेम फ्रॉम एवरी साइड एंड इज यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन इज कॉल्ड. तो ये हमारे पास कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहलाता है कि जो यूनिवर्स है वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है. ठीक है, तो डिफिनीशन ये है हमारे पास इसकी. कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है बिग बैंग मॉडल बेस ये assumption है. सेकंड assumption, the first is that Albert Einstein's general theory of relativity correctly described the gravitational acceleration of all matter. The second assumption, called cosmological principle, states for an observer's view of the universe depends neither on the direction in which he looks nor on his location. This principle applies only to the large-scale properties of a universe, but it does imply that the universe has no edge, so that the Big Bang origin occurred not at the particular point in space, but rather throughout space at the same time. These two assumptions make it possible to calculate history of the cosmos after certain epochs called the Planck time. Scientists have yet to determine what prevailed before Planck time. तो ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन है. सिंपल वर्ड्स में हम ये डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं. द assumption that the universe is homogeneous, that means the same everywhere, and isotropic, the same in every direction, implies that the universe cannot have a center or an edge. तो ये हमारे पास कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल की डिफिनेशन है, ये हमारे पास उसकी वर्डिंग है. तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 46 है. विच पार्टिकल हैज एच कट स्पेन.
जो स्पिन है एच कट, ये हमारे पास कौन सी पार्टिकल का है? अब इसका ऑप्शन हमारे पास इसमें डाउट है कि यही ऑप्शन थे या कोई और थे। फर्मियान्स, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स और नन ऑफ दीज। जो फर्मियान्स है वो हमारे पास लाइक लेप्टॉन्स है, ठीक है। इनके जो स्पिन होता है वो हमारे पास हाफ इंटीजर होता है। लेप्टॉन ओबे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये फर्मियान्स ही होते हैं हमारे पास। ये फंडामेंटल पार्टिकल है। स्टैंडर्ड मॉडल है ये 6 टाइप में, हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ पार्टिकल एज एसोसिएटेड विद देयर, ठीक है। तो जो फर्मियान्स है ये हमारे पास, इनका जो स्पिन है वो हमारे पास हाफ इंटीजर होता है। फिर हमारे पास जो क्वार्क्स आल्सो हैव अ स्पिन ऑफ 1/2, इनका क्वार्क्स जो भी है यानी लेप्टॉन जो है हमारे पास हैव नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टिंक्ट मास, वेयर्स देयर न्यूट्रिनो हैव अ न्यूट्रल चार्ज। फिर उसके बाद क्वार्क्स है, क्वार्क्स भी हमारे पास इनकी भी स्पिन जो है वो हाफ है। और इसके अलावा जो बरेआंस है वो भी हमारे पास ऑड हाफ इंटीजर स्पिन है, यानी कि 1/2 और 3/2 स्पिन रिफर टू द एंगुलर मोमेंटम। और इसके अलावा जो हेड्रॉन्स है, हेड्रॉन्स में हमारे पास क्या है, are made up of either 2 or 3 quarks. Hadron made up of 3 quarks such as proton and neutron called baryon. ये जो quarks जो हमारे हाइड्रॉन जो 3 quarks से बने होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये baryons हैं। Protons contain 2 up quarks and 2 downs, while neutrons have 2 down quarks and an up quark. Hadron made up of 2 quarks are called mesons. ये जो हाइड्रॉन्स दो क्वार्क से बने होते हैं ये हमारे पास मीजान होते हैं, और ये जो मीजान है ये हमारे पास बोजान्स होते हैं, ठीक है। यानी ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। और जो बोजान है उनका हमारे पास जो स्पिन होता है वो इंटीजर होता है, यानी 0 h कट, 2 h कट, 3 h कट, इस फॉर्म में होते हैं। सो ये हमारे पास क्योंकि हाइड्रॉन्स है, हाइड्रॉन्स में फिर हमारे पास दो चीजें आती है, एक 3 क्वार्क्स पे जो मुश्तमिल है और एक 2 क्वार्क्स पे। 3 क्वार्क्स पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह है, और वो बारियंस हैं, और वो हमारे पास क्या है, क्वार्क्स अप और क्वार्क्स टिप बने होते हैं। और वो हमारे पास फिर उसका जो स्पिन है वो हमारे पास क्वार्क्स वगैरह का वो हमारे पास स्पिन हाफ स्पिन होता है। और जो मीजान्स होते हैं वो हमारे पास बोजान्स होते हैं, और बोजान जो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। उनका जो हमारे पास स्पिन होता है वो हमारे पास इंटीजर होता है, यानी 0 h कट, 2 h कट, 3 h कट। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि इसमें क्या ओरिजिनल ऑप्शन यही थे या कोई और इसमें गिवन थे। और अगर मीज़ान गिवन था फिर तो वही फिर ऑप्शन हमारे पास बनता है, क्योंकि मीज़ान जो है वो हमारे पास बोजान है, और बोजान का जो स्पिन आता है वो 0 h कट, 2 h कट, 3 h कट इस फॉर्म में होता है। तो इसके लिहाज से फिर वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 47. If the upward direction is taken as positive, then for a moving body for short interval of time, displacement is. तो अगर अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे पास जो डाउनवर्ड होगा वो हमारे पास फिर नेगेटिव होगा। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कहा गया है, तो अगर ये पूरे इंटरवल के लिए कहा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां तक ऊपर हमारे पास मोशन होती अपवर्ड और उतनी ही डाउनवर्ड होती तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाता है। मगर क्योंकि हमारे पास शॉर्ट इंटरवल के लिए कहा गया है तो अपवर्ड हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड जो है हमारे पास नेगेटिव। तो मोस्ट प्रोबेबल है इसका हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 48. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई वी करेंगे, यानी mgh डिवाइड बाई वी। अब m और g जो m डिवाइड बाई वी जो है यानी मेस और वॉल्यूम वो डेंसिटी बन जाता है यानी रो। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये हमारे पास जो g और h है ये वही आ जाते हैं, तो रो जी एच। सो ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है वो ऑप्शन बी है, रो जी एच। नेक्स्ट हमारे पास है 49. विच इज मोर सुटेबल फॉर गजेशियन सरफेस, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल, एनी क्लोज सरफेस कंटेन स्मॉल वॉल्यूम, नन। तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यही बनता है कि एनी क्लोज सरफेस कंटेन स्मॉल वॉल्यूम। मुझे यही आंसर इसका करेक्ट लगता है, क्योंकि वॉल्यूम जितना हमारे पास स्मॉल होगा इतनी हमारे पास कैलकुलेशन जो होगी वो हमारे पास आसानी से आएगी। तो यही हमारे पास। और दूसरा हम स्फेरिकल जो है हर बॉडी के लिए हम स्फेरिकल नहीं लेते हैं क्लोज सरफेस, हम डिफरेंट शेप की लेते हैं, और वो हमारे पास फिर उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो एनी क्लोज सरफेस कंटेन स्मॉल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट बनता है। फिर
नेक्स्ट हमारे पास है 50 वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, इसमें ऑप्शन इस जो एमसीक्यूज है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि इसमें क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की डिपेंडेंस पूछी गई थी या अनडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस किस फैक्टर पे है वो पूछा गया था या डिपेंडेंस। तो वैसे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वो हमारे पास है v इक्वल टू जी स्मॉल जी कैपिटल आर अंडर रूट, ठीक है, यानी जी हमारे पास 9.8 और हमारे पास कैपिटल आर जो है ये होल अंडर रूट में आते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ है। एक फार्मूला ये बनता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए कि v इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर होल अंडर रूट, यानी कैपिटल जी कैपिटल एम यानी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो ये एक फार्मूला है, मगर अब इसमें कंफ्यूजन है कि जो एमसीक्यूज में पूछा क्या गया था, डिपेंडेंस पूछी गई थी या जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है इंडिपेंडेंस। बहरहाल फार्मूला इसकी ये बनता है, उसके लिहाज से इस किस्म का एक हमारे पास एमसीक्यूज आया था। नेक्स्ट हमारे पास 51 द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्फीयर मस्ट जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्फीयर का होता है वो हमारे पास इनसाइड जो है वो हमारे पास जीरो हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 52 if oxygen O2 32 and a nitrogen is mixed together then the ratio of their speed। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इस तरह कुछ रेशो पूछी गई थी, तो इस रेशो को हमने फाइंड करना है VRMS वैल्यू से। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे VRMS इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय m होल अंडर रूट। R हमारे पास कांस्टेंट हो गया, T हमारे पास टेम्परेचर और m मोलर मैस हो गया, और ये हमारे पास v और स्पीड और मोलर मैस हमारे पास इनवर्स रिलेशन में आ रहा है। सो VRMS ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय VRMS नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन का 28 डिवाइड बाय 32 ऑक्सीजन का अंडर रूट लेंगे 4 के टेबल से, हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और 8 हम होल अंडर रूट, यानी 7 और 8 पावर 1 और 2 का जो ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है, ये फिर इस लिहाज से हमारे पास करेक्ट बनता है। अगर हमारे पास ये रेशो VRMS रेशो इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पूछी गई हो, और अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको इन्वर्ट कर दे तो वो 8 और 7, तो ये हमने इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, और फिर ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास 53 एट व्हाट स्पीड डज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल डबल ऑफ ओरिजिनल मास। ये हमारे पास इस तरह का एक एमसीक्यूज पूछा गया था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। रिलेटिविस्टिक मास को हमने डबल करना है, तो ये हमारे पास फार्मूला है m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर। तो m को हमने 2m नॉट के इक्वल पुट करना है, यानी डबल करना है, तो ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, ये हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 4 और ये हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास स्क्वायर करने के बाद 4 आ जाएगा, तो 4, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2c ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमने ऊपर एक लाइट का भी जो लेंथ का था उसको हमने हाफ के लिए किया था, वो भी हमारे पास यही सेम आ रहा था। तो इसमें ऑप्शन जो हमारे पास बी ऑप्शन है अंडर रूट 3/2c, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 54 वेवलेंथ इज 620 नैनोमीटर देन एनर्जी इज। ये इस तरह का हमारे पास एक था जिसमें वेवलेंथ गिवन थी और ऑप्शन आई थिंक यही थे 0.2 इलेक्ट्रॉन वाट, 0.02 और 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h इक्वल टू E इक्वल टू HF, और यहाँ से हमारे पास E इक्वल टू HC और लैम्डा। ये हमने आंसर निकालना है, h की वैल्यू, c की वैल्यू, और फिर हमने लैम्डा से डिवाइड करनी है नैनोमीटर, और जो आंसर आया उसको हमने फिर कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वाट में, यानी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से इसको डिवाइड करना है। तो ये फिर उस लिहाज से कैलकुलेटर के बगैर काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वाट, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन वाट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 55 A mass of 1.5 kg is displaced from rest by 2 Newton force. What is the work done by the force in 10 second? वर्क डन हमने फाइंड करना था, इसको हम सॉल्व करना है हमने। वर्क डन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है W इक्वल टू FD/Fs। सो यहाँ से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज के हम 0 ले रहे हैं, तो A हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स 2 डिवाइड बाई 1.5, तो ये 1.3 या 4 और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
फिर हमने जो इसमें से फाइंड करना है वो फाइनल वेलोसिटी करनी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, रेस्ट से डिस्प्लेस हो रहा है, ए की वैल्यू पुट की और 10 सेकंड पुट किया, टाइम टी 13 मीटर, और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s अप्लाई करना है हमने, तो यहाँ से v 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.3, ये 65 आ जाएगा। सो इस फार्मूले में हम पुट कर लेंगे एफ फोर्स की जो वैल्यू 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई 65, ये हमारे पास 130 जूल आंसर इसका आ जाएगा। सो इसके लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन बी है 130 जूल, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनता है। वर्क डन हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास 130 जूल, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 56, फॉर स्पीड ऑफ साउंड लेप्लास डिस्क्राइब इट। लेप्लास ने हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड को किस तरह डिस्क्राइब किया था, तो ये हमारे पास ऑप्शन था एडायबिटिकली, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। लेप्लास करेक्शन गिव्स correction to the speed of sound in the gas. The formula for the speed of sound and the gaseous medium was estimated by Newton. पहले हमने न्यूटन ने इसको किया था, और उसने जो हमारे पास कंडीशन ली थी वो हमारे पास आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर लिया था, मगर लेप्लास ने इसको करेक्ट लिया था, प्रोपगेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, और फिर हमारे पास करेक्ट फार्मूला v इक्वल टू गामा p डिवाइड बाय रो होल अंडर रूट, ये वाला फार्मूला आ जाता है। सो लेप्लास ने इसकी करेक्शन की थी एडियाबेटिकली, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 57, ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लिथियम आयन पूछी गई थी, और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास था n इक्वल टू 0 1 2, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें से करेक्ट बनता था। नेक्स्ट हमारे पास 58 है, डेल डॉट जे डिवर्जन ऑफ जे इन रिकरेंट डेंसिटी का माइनस पार्शियल रो और पार्शियल टी, एज ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 59, एनसाइक्लोट्रॉन द एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये इस तरह बिल्कुल सीधे अल्फाज में नहीं पूछे गए थे, ये हमने कोशिश की है उन स्टेटमेंट्स को करने के लिए कि इस स्टेटमेंट में मेन चीज़ पूछी क्या गई थी। ये स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी इस पेपर के, और कुछ काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी थे, तो ये स्टेटमेंट हम जो स्टूडेंट्स को याद रही है वो काफ़ी शार्ट है, और मेन जो पॉइंट्स थे वही याद रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट इतनी आसान और इतनी छोटी नहीं थी, वो काफ़ी लेंथी थी और कुछ काफी कंफ्यूजिंग थी। सो मेन पॉइंट्स जो थे वो वही हमने स्टेटमेंट में यहाँ लिखे हैं। सो जो साइक्लोट्रॉन की थी एनर्जी का पूछा गया था, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरी स्टेटमेंट थी, और ये हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, यानी जो हमारे पास एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेशन में है आर स्क्वायर के, ऑप्शन जो सी है इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 60, प्रेशर इन अ लिक्विड इन अ पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन। ये इस तरह का एक हमारे पास एमसीक्यूज पूछा गया था कि जिसमें प्रेशर ऑफ लिक्विड पूछा गया था एट पॉइंट P, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास जो फैक्टर है, द फैक्टर इन विच प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स आर डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके ऑप्शन अभी याद नहीं है, तो ये इन तीनों पे वैसे प्रेशर इन अ लिक्विड हमारे पास किसी भी पॉइंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है 61, there are two containers and each container 100 particles can be placed. अब there are 150 particle probability to find the particle in each container. ये हमारे पास दो कंटेनर थे, इसमें एक में 100 थे और एक में 50, तो दोनों कंटेनर में कोई प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करनी थी। ऑप्शन इनके हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर फॉर 100 पार्टिकल देन 50, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर फॉर 50 पार्टिकल देन 100, इक्वल और नन ऑफ दीज। तो ये जो हमारे पास है क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो मुझे करेक्ट ऑप्शन इसका लगता है वो है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर फॉर 50 पार्टिकल्स देन 100। तो ये ऑप्शन जो भी है ये मुझे करेक्ट लगता है, यही प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी की ये क्वेश्चन आता हो सही तरीके से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही बनता है, क्या यही बनता है या किसी और तरीके से हम कोई और इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 62, द चेंज इन मेटल करंट डेल आई ई टू द चेंज इन बेस करंट डेल आई बी इज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो डेल आई ई डिवाइड बाई डेल आई बी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर को, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट बनता है। अल्फा जो है हमारे पास इज नोन एज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन बेस मोड, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ करंट चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज ऑफ मेटल करंट, यानी हमारे पास अल्फा इक्वल टू होता है
एम्पलीफिकेशन करंट है हमारे पास, फैक्टर है कॉमन बेस का, यानी डेल आई सी डिवाइड बाई डेल आई ई एट वीबीसी। जो वोल्टेज है उसको हमने कांस्टेंट रखना है और इसकी जनरल वैल्यू लेस देन यूनिटी होती है अल्फा की। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है बीटा, यानी जिसको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन कलेक्ट एमिटर कहते हैं, तो वो हमारे पास होता है चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, और हमने वोल्टेज को कॉमन रखना है सीई को। सो बीटा इक्वल टू डेल आई सी, और आई भी होता है और इसकी जो वैल्यू होती है बिटवीन 250 500 होती है। थर्ड हमारे पास गैमा है जो कि हमारे पास कॉमन कलेक्टर मोड कहलाता है, और ये हमारे पास यही जो हमारे पास क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर करंट डेल आई ई डिवाइड बाय डेल आई बी एट ए कांस्टेंट कॉमन कलेक्टर वोल्टेज, यानी गैमा हमारे पास इक्वल होता है डेल आई ई डिवाइड बाय डेल आई बी, और जो हमने वोल्टेज रखनी है वो कांस्टेंट। करंट गेन हमारे पास जो सेम होता है, जो सीसी कॉन्फ़िगरेशन का है वो सेम होता है सीई का कॉन्फ़िगरेशन के, और वोल्टेज गेन हमारे पास इसमें लेस देन 1 होता है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास जो ऑप्शन ये गैमा वाला बनता है डेल आई ई और आई बी, यानी हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ही हमारे पास ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 63, if the length of solenoid is made double the magnetic field will be। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बी इक्वल टू म्यू एन ओवर एल मल्टीप्लाई आई है, यानी हमारे पास जो लेंथ है वो इनवर्स रिलेशन में है मैग्नेटिक फील्ड की, तो डबल करने से, लेंथ के डबल करने से हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास हाफ रह जाएगी। ऑप्शन जो ए हमारे पास है ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, विच एलिमेंट इज यूज टू क्योर कैंसर। तो ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे, आयोडीन था, कोबाल्ट था और एक और ऑप्शन था, एक दो, तो उसमें हमारे पास जो कोबाल्ट था 60, ये हमारे पास आंसर करेक्ट बनता है। और ये आई थिंक जनरल नॉलेज का जो सेक्शन था, आखिरी जो 20 MCQs होते हैं जनरल नॉलेज के, उसी में ये पूछा गया था। So cobalt therapy is the medical use for gamma rays for the radio isotope cobalt 60 to treat conditions such as cancer। तो ये हमारे पास कैंसर की और ये ट्यूमर, कैंसर के जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल करने के लिए यूज होते हैं, तो ऑप्शन इसमें कोबाल्ट 60 करेक्ट था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 65 था, इसमें हमारे पास पूछा गया था और ये पूरी स्टेटमेंट थी कि विच हैज द ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी एक स्टेटमेंट थी, कंप्लीट स्टेटमेंट थी, और इसमें यही हमारे पास मेन पॉइंट था कि कौन सी का ग्रेटर हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसमें हमारे पास जो हॉलोस्फेयर है, ग्रेटर इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा इसी का है हॉलोस्फेयर का, तो हॉलोस्फेयर भी हमारे पास ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 66, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन है कि ये इसी तरह क्या पूछा गया था या वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, कुछ इस तरह पूछा गया था। आई थिंक इस तरह के मीडियम में कौन सी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर है, और ऑप्शन में डाइलेक्ट्रिक, डाइकोरिक और इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, मगर इस अभी जो MCQs है इसमें अभी फिलहाल कंफ्यूजन है, पूरी स्टेटमेंट और ऑप्शन सही याद नहीं है। वैसे अगर हम देखें जो डाइलेक्ट्रिक के लिहाज से है वो हमारे पास सबसे ज्यादा वैक्यूम में है स्पीड ऑफ लाइट की, और ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो इसमें स्पीड ऑफ लाइट है c डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम 2 ले लें तो c पे डिवाइड करेंगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट जो है हाफ हो जाएगी। सो जनरल कंसेप्ट हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम है वो वैक्यूम में है, फिर एयर में है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम जो है सॉलिड्स में है। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, तो मगर इसके ऑप्शन इसी तरह थे कोई अजीब से, तो फिर इसके लिहाज से हमारे पास तो ये हमारे पास इसका बनता है ऑर्डर जो है वैक्यूम, एयर, लिक्विड और सॉलिड का। नेक्स्ट हमारे पास 67 है, इफ एनर्जी इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वाट देन इट्स वेवलेंथ इज। इस तरह का ये क्वेश्चन था, इसमें वेवलेंथ पूछी गई थी। तो ये इक्वल टू hc डिवाइड बाय लैम्डा का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये जब 0.67 इलेक्ट्रॉन वाट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से इलेक्ट्रॉन वाट से हटाने के लिए। फिर इसका जो आंसर हमारे पास तकरीबन बनता है 1.9 मेगा जॉल बनता है। जॉल में जब आंसर निकालेंगे इसके ऑप्शन भी इसी तरह थे कोई जॉल में, और 1.9 मेगा जॉल एक्सपोनेंशियल इस तरह कोई आंसर इसका बनता है, और ऑप्शन इसके अब करेक्ट याद नहीं है, तो इसका आंसर जो बनता है वो 1.9 मेगा जॉल है। नेक्स्ट हमारे पास 68 है, बरियान्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ इस तरह पूछा गया था, ऊपर जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो याद नहीं है किसी को भी,
तो ये हमारे पास जर्नल मैंने वो लिखा है, एंड पार्टिकल फिजिक्स बारियन इज अ टाइप ऑफ composite subatonic particle which contain odd number of valence quarks, at least 3. Baryons belongs to the hadron families of particle. Hadron are composed of quark, and baryons are also classified as fermion because they have half integer spin. बारियन की भी हमारे पास जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर होती है. पार्टिकल फिजिक्स जो लेप्टॉन्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, हाफ इंटीजर स्पिन है इसका, डज नॉट अंडरगो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. टू मेन क्लासेस लेप्टॉन एग्जिस्ट. Charged leptons known as electron like lepton or muon, and neutral lepton better known as neutrinos. तो ये इनके बारे में कुछ पूछा गया था, वो पूरी स्टेटमेंट याद नहीं है, तो ये हमारे पास ये है. नेक्स्ट हमारे पास 69 है, गैमा फंक्शन पूछा गया था, गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसके ऑप्शन थे, और जो ऑप्शन में करेक्ट था वो था n इंटू n माइनस 1, ये वाला ऑप्शन गिवन था. डायरेक्ट n फैक्टोरियल गिवन नहीं था इसमें ऑप्शन में, तो और इस तरह एक में प्लस लिखा हुआ था यहाँ बीच में, और एक में माइनस था, और डिफरेंट थे, एक डायरेक्ट इसी तरह था, n माइनस 1 सिर्फ फैक्टोरियल था. सो n गैमा फंक्शन गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1. ये ऑप्शन इसमें हमारे पास गिवन था ऑप्शन में, और यही हमारे पास करेक्ट है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. नेक्स्ट हमारे पास 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेविंग एज ओपन स्विच एंड फॉरवर्ड बायस, जीनर डायोड, एलईडी और फोटो डायोड. तो इसमें जो मोस्ट हमारे पास करेक्ट बनता है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, जीनर डायोड. इसमें क्योंकि एलईडी जो है हमारे पास ऑप्शन वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वो क्लोज स्विच के एज ए स्विच एक्ट कर रहा होता है, और जो फोटो डायोड है उसको हम रिवर्स बायस रखते हैं जो डिडक्शन ऑफ लाइट के लिए. तो पहले हमारे पास जब वो रिवर्स बायस में होते हैं तो कोई हमारे पास उसमें से जो लाइट की डिडक्शन वो शो नहीं कर रहा होता. इसका मतलब ये हो कि जब रिवर्स बायस में होता है तो कोई भी करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा होता, तो ये एज रिवर्स बायस में ओपन स्विच एज एक्ट कर रहा होता है उस वक्त. तो जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस में एज ओपन स्विच एक्ट कर रहा होता है रिवर्स बायस में, और एलईडी जो है वो हमारे पास भी इसी तरह है. और तो फिर जो हमारे पास मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास फिर जीनर डायोड है. जीनर डायोड जो है वो हमारे पास एज ए बिहेव करता है ओपन स्विच फॉरवर्ड बायस कंडीशन में. ऑप्शन ए हमारे पास फिर इसमें मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट हमारे पास 71 है, एंड टोकामेक व्हाट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स. इस तरह का एक एमसीक्यूज है. टोकामेक जो हमारे पास रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है, इसमें न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन के लिए जो मॉडरेटर्स है वो कौन सी यूज होता है, कौन सा हमारे पास न्यूट्रॉन को स्लो डाउन के लिए यूज होता है. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थे आई थिंक वो थिक स्टील वॉल था, लेड थी और वाटर था, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे. और जो इसमें मॉडरेटर टोकामेक में मॉडरेटर यूज होते हैं वो हमारे पास लाइट वाटर है, हर्ड वाटर है, और एक और मॉडरेटर है वो यूज होते हैं. तो इस तरह का भी ये टोकामेक के बारे में भी हमारे पास स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन के लिए क्या यूज होता है इसका भी पूछा गया था. तो इसमें जो हमारे पास मॉडरेटर है लाइट वाटर, हार्ड वाटर है, और ऑप्शन में आई थिंक वाटर का गिवन था, तो अब उसके लिहाज से फिर आपने करना है इसका करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम एमसीक्यूज थे 72, और ये आधे एमसीक्यूज हैं, और उसके हमारे पास जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो हमें नहीं पता, किसी वो याद नहीं रही, तो ये जस्ट मैंने छोटे छोटे उसके लिखे हैं जितने भी लोगों को याद थे. मोटरसाइकिल कवर्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस इन 40 मिनट्स, इस तरह था कुछ, और उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ बताना था. नेक्स्ट जो हमारे पास था कुछ ये इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग बारियन और पियान जो इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह कुछ एलिमेंट गिवन थे पार्टिकल, एसेंशियली कौन सा उसमें से प्रोड्यूस होता है. हाइड्रोजन था, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, और नन ऑफ दिस, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, यानी इनके अट्रैक्शन के बारे में कुछ पूछा गया था. अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट का नहीं पता, इसी तरह का कुछ यानी इंटरेक्शन का, पार्टिकल के इंटरेक्शन का पूछा गया था. नेक्स्ट हमारे पास जो फोटो पोटेंशियल बैरियर है इज ऑफ ग्रेटर एनर्जी देन स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी कि जो पोटेंशियल बैरियर की अगर एनर्जी ग्रेटर हो, और फिर जब कोई भी उसमें पार्टिकल जो फ्लो पास करे, या इस तरह का कुछ स्टेटमेंट थी इसमें, और इसकी भी ऑप्शन का नहीं पता, और स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है. नेक्स्ट एक 75 इस तरह कुछ प्रॉब्लम था कि द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स 40 किलोमीटर, और फ्रीक्वेंसी, और इस तरह के इसकी कोई थी स्पीड ऑफ साउंड के था, ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ था. जो ऑप्शन थे वो 330 किलोमीटर, 340 किलोमीटर, इस तरह के कुछ ऑप्शन गिवन थे इसमें से. नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी और
एनर्जी डेंसिटी और फील्ड का हमारे पास कुछ पूछा गया था, और ये एग्जैक्ट इसी तरह की स्टेटमेंट नहीं थी, इसमें कुछ थी, पूरी स्टेटमेंट थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से थी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। वैसे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर होता है, ये इसी तरह का कुछ पूछा गया था इसमें से। ये कंप्लीट स्टेटमेंट अभी इसका कंफर्म नहीं हो सकी। नेक्स्ट इस तरह का एक और पूछा गया था कि इफ द वेवलेंथ इज 940 नैनोमीटर बैंड गैप एनर्जी जो है वो फाइंड करनी थी इसमें से। दूसरा एक था कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज उसमें से गिवन थे, एनर्जी उसकी से फाइंड करनी थी। और एक था कि द मैग्नेटिक फील्ड इन डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन in which x is increasing but change of magnetic field in y and z direction is not explained। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी, बताना था कौन सी लॉ की स्टेटमेंट थी, तो फेराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ या नन ऑफ दीज। तो इस पे मोस्ट प्रोबेबल आई थिंक नन ऑफ दीज का बनता है, क्योंकि ये किसी भी उससे नहीं मिलते इसके जो स्टेटमेंट है इन लॉज से। और इसी तरह एक और क्वेश्चन था जिसमें क्यों और वी की वैल्यू गिवन थी आई थिंक, और ई एनर्जी फाइंड करनी थी, और कोई जो फार्मूला आई थिंक उसका बनता है वो हाफ क्यों भी इस तरह का कुछ बनता है। और एक जो था हमारे पास वो रेजिस्टिविटी और फ्री पाथ के लिहाज से था, और जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली रिलेशन में होती है फ्री मीन पाथ की। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट ये हमने जो कंप्लीट किए हैं ये हमारे पास तकरीबन 79 तक बन जाते हैं, क्योंकि एक ऊपर जो हमारे पास कोबाल्ट वाला था वो जनरल नॉलेज की पार्ट में से था। तो ये हमारे पास फिजिक्स का जो पार्ट है वो हमारे पास यहाँ इसमें कंप्लीट हो जाता है। ये हमने कोशिश की है जो मैक्सिमम इसको हम सही तरीके से जो रिकवर कर सका था मैं वो किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में गलती नज़र आती है, कोई भी एमसीक्यूज आपको याद हो, तो वो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं। पूरी कोशिश की है क्योंकि इसके स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थे और वो काफ़ी किसी को याद पूरी नहीं हो सकते। तो मेन जो पॉइंट्स थे तो जिनको याद थे तो वो मैंने कोशिश की है कि लिख लिए हैं, और जो और दोस्तों को भी याद थे तो उनसे भी ले लिए थे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास है जर्नल नॉलेज का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जर्नल नॉलेज का पार्ट शुरू हो जाता है कि जो कि 20 एमसीक्यूज हमारे पास होते हैं टोटल जर्नल नॉलेज के पार्ट से। पहला हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पंजाब इज, तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिवीजन है पंजाब की वो हमारे पास साहिवाल है। ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्लिम लीग सिक्योर्ड सीट्स इन 1945 एंड 46 इलेक्शन। मुस्लिम लीग के हमारे पास जो 1945 और 46 के इलेक्शन में कितनी परसेंट सीट्स वॉन की थी, हमारे पास जीती थी, वो हमारे पास 87%। इसमें ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है, जो हमारे पास पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी प्रोडक्शन यानी शेयर का टोटल का शेयर हमारे पास से पूछा गया था। ऑप्शन में हमारे पास 4%, 5%, 6% और नन ऑफ दीज थे। और ये इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूटेड 8.4% टू द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2021 while its share in the total installed कैपेसिटी वाज 6.3%। तो ऑप्शन हमारे पास डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास मजलिस शूरा वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो मजलिस शूरा जो हमारे पास है वो 1981 में एस्टेब्लिश की गई थी। ऑन 24th of December 1941 under president order a federal council Majlis Shura was constituted by the president. Its members were nominated by the president. The first session of this council was held on 11th of January 1982. So हमारे पास जो established हुआ था ये हमारे पास 1981 में ऑप्शन करेक्ट है बी। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। इसमें फिर हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान लॉस इट्स पेंगुलिन्स ड्यू टू इलीगल किलिंग 70%, 80%, 90% एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो हमारे पास 80% है इलीगल किलिंग के लिए, जो हमारे पास चाइना को वो स्मगलिंग होती है। तो 80% हमारे पास आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फेरो अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड इन, तो ये हमारे पास इजिप्ट में है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो हमारे पास केंचनजुंगा, जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट इज। अच्छा ये ना हमारे पास पूरी स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट किसी को क्योंकि याद नहीं रही तो सिर्फ यही वर्ड याद हुए कि असल में इंटरनेट के बारे में पूछा गया है कि इसकी नेटवर्किंग कैसी है, पूरी स्टेटमेंट थी ये। तो ये हमारे पास जो ग्लोबल नेटवर्किंग है, ग्लोबल नेटवर्क, ऑप्शन ए ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइडिंग कंप्यूटर नेटवर्क इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर नेक्शन को कंटिन्यूसली सेक्शन में नेटवर्क में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। ऑप्शन जो बी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है गोइटर इज कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ। तो ये हमारे पास डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो कि ऑप्शन बी है इससे कॉज होता है, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है शी टेक्स लेसन टू लर्न टू हाउ टू टीच, टू लर्न हाउ टू टीच, ऑप्शन जो बी है हमारे पास ये करेक्ट बनता है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट और यूसरी। तो ये भी हमारे पास पूरे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे गए थे और इसके जो जिस तरह पेयर ऑफ वर्ड्स ये है उसी तरह हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था फ्रैजिलिटी एंड पार्सिमनी। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास कनकॉर्ड का ये हमारे पास एंटोनम था और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे गए थे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा था कि एंटोनम बताएं। तो इसके ऑप्शन में हमारे पास एग्रीमेंट था, डिसएग्रीमेंट था और एक दो और वर्ड्स थे। तो ऑप्शन जो डिसएग्रीमेंट था इसका हमारे पास अपोजिट वर्ड है, ये करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है ईरानियन अटैक ऑन द यूएस बेस एंड रिटेलिएशन ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी's डेथ। जो कासिम सुलेमानी की डेथ के रिटेलिएशन में ईरान ने यूएस की बेस पे हमला किया था, अटैक किया था, उसकी डेट पूछी गई थी। ऑप्शन में हमारे पास 5, 6 और 7 जनवरी की डेट्स थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास 7 जनवरी 2020 था और जो कासिम सुलेमानी की डेथ है वो जनवरी 3 है 2020। सो इसमें हमारे पास 7 जनवरी 2020 करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास था कि किसी मजहबी शख्सियत के बारे में लिखी जाने वाली नज़म या हमारे पास कलाम को क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था मनकबत। ऑप्शन इसमें शहर अशूब था, मनकबत था, मसनवी था। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो मनकबत था, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट हम पूछा गया था कि जो फर्स्ट बुक ऑफ इलामा इकबाल, जो इलामा इकबाल की पहली नसरी यानी गैर शायरी की किताब थी, नसरी किताब कौन सी थी। तो वो हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन था इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है इन बॉयज लॉ बाय डबलिंग द प्रेशर व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हमारे पास कितना रह जाएगा। पी और वी जो है हमारे पास बॉयज लॉ के थ्रू इनवर्स रिलेशन में है, तो वो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हाफ रह जाएगा। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो, आज का 2022 मेल का पेपर हमारे पास पीपीसी लेक्चर का। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जो मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन हो उसको हम कर सकें। तो अगर आपको ये पेपर जो पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट physicslove02.blogspot.com से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको अपलोड कर लूँगा अपने वेबसाइट पे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।